कांग्रेस पार्टी ने अपने 140 साल का लंबी सफर तय किया है। इस वक्त हम राजधानी रांची के प्रदेश कार्यालय यानी कांग्रेस भवन में मौजूद हैं, जहां पे इस मौके पे कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। देखिए किस तरह से कांग्रेस भवन को पूरे तस्वीरों के साथ सजाया गया है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो भी कांग्रेस के प्रमुख नेता है उनकी यहाँ पे तस्वीर लगाई गई है। और अगर पूर्व की बात करें, जब कांग्रेस की शुरुआत हुई थी उस समय की तस्वीर अगर हम दिखाते हैं तो उस समय की तस्वीर भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे नेहरू, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, तमाम की तस्वीरें यहाँ पे लगाई गई है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने जिस 140 साल पुरानी इतिहास को जिन्होंने बनाया है, वाकई आज भारतीय राजनीति में इनका एक अलग सशक्त प्रमाण माना जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने 140 साल के लंबे और ऐतिहासिक सफर का पूरा कर लिया है। 28 दिसंबर 1885 को योम हुम की पहल पर बनी यह पार्टी न बल्कि कई संग्राम को, अपनी गाथा को भी दर्शाता है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरह से आज कांग्रेस ने अपने 140 साल सफर को यादगार सफल बनाने के लिए तमाम कांग्रेस भवन में इस तरह की तमाम तस्वीरें लगाई गई है। अगर हम बात करें तो पार्टी की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी और आज भी भारतीय लोकतंत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो कांग्रेस के 140 वर्ष के इतिहास में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब अम्बेडकर और इंदिरा गांधी जैसी दिग्गज हस्तियां का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देखिए किस तरह से कांग्रेस भवन को पूरी तरह से यहाँ पे दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। और जो नए वर्ग से जुड़े हैं, जो नए राजनीति में अभी प्रवेश कर रहे हैं, उनके लिए भी ये यादगार पल है कि जिस तरह से कांग्रेस ने अपने 140 साल का सफर को पूरा किया। वाकई जिस तरह से देश की राजनीति में एक अपना वजूद रहा है कांग्रेस का, और आज भी ये पार्टी देश के विभिन्न इलाकों में संघर्ष करते हुए नजर आ रही है। तस्वीर जो देख रहे हैं, हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति हैं। निश्चित तौर पे हम इनसे जुड़ेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और 140 साल के सफर पर तमाम जो उतार चढ़ाव हुए हैं पार्टियां में, तमाम चीज़ों पर हम बात करने का प्रयास करें। क्या कुछ रहा 140 सालों का सफर आज आपने तय कर लिया है। वाकई ये पार्टी बहुत पुरानी, देश की पहली पार्टी है। अगर हम बात करें तो कई ऐसे शख्सियत इस पार्टी से जुड़ करके देश को आगे बढ़ाने का काम किया। देखिए 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो एक लक्ष्य लेकर चला गया कि देश में सभी लोगों को जोड़कर स्वतंत्रता के प्रति जो अलख जगाना है और उसमें स्वतंत्रता की लड़ाई में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो, यह कांग्रेस का मूल्य लक्ष्य था। और जो मूल्य लक्ष्य है उसे हमने 1947 में प्राप्त किया। करीब कांग्रेस की स्थापना के 62 वर्षों के बाद 62 वर्षों तक कांग्रेस का जो इतिहास रहा वो सिर्फ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए रहा कि जब तक हम कांग्रेस का मानना था कि जब तक हम स्वतंत्र नहीं रहेंगे, हमारा अपना राज नहीं होगा, तब तक हमारे लोगों का, हमारे देश का, हमारी जनता का, यहाँ के निवासियों का विकास नहीं हो सकता। वो हमेशा दोयम दर्जे के ही रहेंगे और वो दूसरों की गुलामी, जो गुलाम होते हैं वो कभी तरक्की नहीं करते, वो कभी मालिक नहीं बन सकते। तो हमारा पहला लक्ष्य था कांग्रेस का कि देश के लोगों को उनका मालिक बनाना। तो कांग्रेस ने संघर्ष करके लोग उनके साथ जुड़ते गए और देश को आज़ादी दिलाई। आज़ादी दिलाने के बाद सबसे पहला उसके बाद हमारा काम रहा कि सभी लोगों को एक अधिकार हो, समान अधिकार की हमने बात की। लोकतंत्र की स्थापना की गई, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बनाई गई, जिसमें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों या सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, जो मौलाना डॉक्टर अबुल मौलाना कलाम आज़ाद जी हों या अन्य जो महान विभूति हैं, सबने मिलकर भारत के संविधान का निर्माण किया। और इसमें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का योगदान रहा, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने एक एक चीज को बहुत सूक्ष्मता से देखा और पंडित नेहरू जी के निर्देशन में भी यह तैयार हुआ। तो जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय सबसे पहला काम यह किया गया कि सभी, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी वर्ग का हो, उसे मतदान का एक अधिकार होना चाहिए। सभी को एक अधिकार दिया गया कि एक व्यक्ति एक मत, ताकि वो सत्ता में अपनी सीधी भागीदारी निभा सके। तो 140 साल की अगर सफर की हम बात करते हैं तो भारतीय राजनीति के इतिहास का एक अहम अध्याय भी माना जाता है, जिसने देश को आज़ादी से लेकर आधुनिक भारत की नींव तक अनेक ऐसे दिशा तय किया है जो लोगों के लिए मार्गदर्शक भी है।
देखिए, देश को उसी समय से जो मिला हमें नेतृत्व, नेहरू जी का आधुनिक भारत का परिकल्पना रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी जो विभिन्न ये में राज्यों में बटे हुए थे, चाहे हैदराबाद जो उपनिवेश में बटे हुए थे या फिर अन्य अन्य भी था, उनको मिलाकर गोवा को और हैदराबाद के छोटे छोटे जो प्रदेश जो निजामों के अंतर्गत चल रहे थे या रियासतें जो बटी हुई थी, 546 रियासतों को एक किया, पूरे भारत में विलय करने के लिए उनको राजी किया। वो उनकी एकता और अखंडता की सोच थी। देश में शिक्षा का ढांचा कैसा हो, ये अबुल कलाम आजाद जी की सोच थी, उनकी शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता थी। तो ऐसे ऐसे विभूति थे कांग्रेस पार्टी में, जिनकी सोच जिस तरह से थी उस तरह से कांग्रेस ने बनाया और इस देश को उस दिशा में ले गए, आधुनिक भारत के निर्माण की दिशा में। आगे भी ऐसी ही सोच रही, चाहे इंदिरा जी का कार्यकाल हो, राजीव जी का आधुनिक सोच हो कि कंप्यूटर क्रांति हो, संचार क्रांति हो। उसके आगे अगर हम आएंगे तो मनमोहन सिंह जैसे विरल व्यक्तित्व हुए, पीवी नरसिम्हा राव जी जैसे हुए, जिसमें मनमोहन सिंह के कार्यकाल में पूरा विश्व जब आर्थिक मंदी के दौर में था तो एक ऐसा व्यक्ति हमें मिला जिसने भारत को आर्थिक मंदी में नहीं डूबने दिया। तो ऐसे ऐसे विभूति रहे हैं। और देश में जब तक कांग्रेस का शासन विभिन्न राज्यों में रहा, तब तक इस देश में जाति धर्म की लड़ाई नहीं रही, बल्कि किस जाति को, किस व्यक्ति को, किस समाज को, किस वर्ग को क्या अधिकार चाहिए, उनके विकास के लिए क्या काम होने चाहिए, क्या पैमाना होना चाहिए, यह कांग्रेस ने तय किया, जिसके आधार पर आज भी व्यवस्थाएं चल रही हैं। आज व्यवस्था में यह कमी आ गई है कि कांग्रेस की विचारधारा से अगर देश चलता तो लोकतंत्र जिंदा रहता, लेकिन देश में सांप्रदायिक विचारधाराएं चल रही हैं, जिससे देश कमजोर हो रहा है। स्थितियां यह है कि युवा बेरोजगार हैं, किसान के खेतों में पानी नहीं है, अन्न उगाने से परहेज कर रहे हैं लोग, उनको उचित दाम नहीं मिल रहा है, मिनिमम सेलिंग प्राइस उनको नहीं मिल रहा है। तो केंद्र में ऐसी सरकार बैठी हुई है। छात्रों को जो शिक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए आज के आधुनिक समाज, आधुनिक युग के हिसाब से, वो नहीं मिल पा रहा है। तो हम विचार देते हैं, अभी कुछ दिन पहले मनरेगा नामक कानून को खत्म किया गया, जो कि कानून था कि ग्रामीण पंचायत क्षेत्रों में जो पलायन रोकने का सबसे बड़ा माध्यम बना था मनरेगा कानून, उसको समाप्त कर दिया गया कि अब सरकार से कोई अगर बेकार बैठा है मजदूर तो वो काम नहीं मांग सकता। सरकार तय करेगी कि कहाँ पर काम होगा और कहाँ पर नहीं होगा, ये केंद्र सरकार करेगी, राज्य सरकार भी नहीं तय करेगी। पहले गांव के लोग तय करते थे कि इस गांव में ये काम होगा, मनरेगा के तहत होगा, और उससे लोगों को रोजगार मिलता था, पलायन नहीं होता था। अब सरकार उन्हीं राज्यों को टारगेट करेगी जिन राज्यों में उनका शासन है। तो इससे तो आर्थिक संतुलन, सामाजिक संतुलन, राज्यों का आर्थिक संतुलन बिगड़ेगा। पहले मनरेगा में 90% देती थी केंद्र सरकार, 10% राज्यों का हिस्सा होता था, लेकिन अब 60-40 का कर दिया गया है। तो ये आर्थिक संतुलन बिगाड़ने का एक माध्यम बन गया है। सरकार, केंद्र सरकार पैसे बचाना चाहती है। पहले हमारे समय में, हमारे शासनकाल में केंद्र सरकार राज्यों को पैसे देती थी, आज वो पैसे बचाएगी, अब पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाएगी। लेकिन पूरा देश में कहें कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता ये खुशियां तो मना रहे हैं, झारखंड में इसका खुशी डबल है, क्योंकि अभी आपने एक नेता का जिक्र किया, स्वर्गीय राजीव गांधी जी का। उनका एक सपना था कि देश के आदिवासी हो सुरक्षित रहे, देश का आदिवासियों का विकास हो। और आपने देखा किस तरह से आपकी सरकार ने 2 दिन पहले ही जिस तरह से पेशा कानून को धरातल पर लाने की जो घोषणा की, कहीं ना कहीं राजीव जी का जो सपना है वो पूरा होने जा रहा है झारखंड की अगर हम बात करें। देखिए, राजीव जी का सपना तो उस समय से पूरा होना शुरू हुई जब उन्होंने सोचा कि हमें देश में क्रांति लाना है, संचार क्रांति। तो टेलीफोन की शुरुआत गांव-गांव में पहुंची, जो सीमित लोगों तक था। तो आपने देखा वो टेलीफोन बूथ की भी शुरुआत हुई, लोगों के घरों में टेलीफोन लगना शुरू हुआ। अगर राजीव जी ने ये सोचा तो राजीव जी ने ये भी सोचा कि आदिवासियों को उनका अधिकार कैसे मिलेगा, उनका शासन कैसे चलेगा, वो वनों में रहने वाले लोग हैं। आज भी हमारा मानना है कि इस हिंदुस्तान का अगर पहला कोई व्यक्ति है तो, और पहला किसी का अधिकार है, तो वो आदिवासी का है। तो उसके लिए उन्होंने पेशा कानून लाया। कांग्रेस के शासनकाल में, यूपीए के शासनकाल में पेशा कानून लाया गया था। याद कीजिए 1996 में, ये आज की बात नहीं, 30 साल पहले की बात है। तो आदिवासियों के विकास के लिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में उनका प्रभुत्व कायम रहे, उनका जो पारंपरिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था है वो कायम रहे, वनों पर उनका अधिकार कायम रहे, वन, छोटे जो लघु वन उत्पाद हैं उस पर उनका अधिकार कायम रहे, वो अपनी योजनाएं तय करें, ग्राम सभा तय करें कि यहाँ पर विकास का कौन सा काम होगा, गाँवों का विकास कैसे होगा। तो ये परिकल्पना उस समय थी।
अगर आधुनिक युग की परिकल्पना थी तो ग्रामीण स्तर पर आदिवासियों की स्थिति कैसी होनी चाहिए इसकी परिकल्पना भी थी। तो पूरे देश में लागू हुआ था, 2 राज्यों को छोड़कर। आज झारखंड में भी यूपीए सरकार ने ही, महागठबंधन सरकार ने ही इसे लागू किया। इसके पहले 16 वर्षों तक भाजपा शासन करती रही, 5 वर्षों तक उनका अकेले का शासन था, लेकिन उन्होंने पेशा कानून लागू नहीं किया, हमने नियमावली बनाकर लागू किया। तो ये परिकल्पना हमारी परिकल्पना, हमने कहा कि हमारी परिकल्पना आधारित है कि लोगों का विकास कैसे हो, समाज का विकास कैसे हो, और कैसे लोग आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक रूप से सक्षम हो, ताकि ये राज्य आगे बढ़े। तो राज्य आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। शांति जी, एक सवाल उठता है, जिस तरह से आपने कहा 140 साल की पुरानी है पार्टी है, लगातार देश में 70 सालों तक इन्होंने शासन किया, लेकिन आखिर कारण क्या बना कि आज धीरे धीरे कांग्रेस का जड़ कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, देश में 2 विचारधाराएं आज की तारीख में चल रही हैं। पहली विचारधारा हमारा है लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष विचारधारा, जिस पर जब तक देश चला तब तक देश में कभी भी देखिएगा कि असमानता और असंतुलन नहीं था। और जब से सांप्रदायिकता की राजनीति पिछले 11 वर्षों के दौरान इस देश में शुरू हुई, तब से स्थिति देखिए। युवा रोजगार नहीं मांग रहा है, हाथों में भगवा झंडा लेकर घूम रहा है, तो कोई हरा झंडा लेकर घूम रहा है। तो युवाओं के धाराओं को मोड़ दिया गया। हमने युवाओं पर फोकस किया था कि युवा को रोजगार चाहिए, और रोजगार पहले तो पढ़ाई चाहिए, पढ़ाई के बाद रोजगार चाहिए। कांग्रेस और यूपीए का शासनकाल वो था कि पहले शिक्षा दो, उसके बाद रोजगार दो। वो अपने घर के लिए कमाएगा, अपने लिए कमाएगा, अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाएगा, फिर अपने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करेगा। आज सबसे बड़ी सुरक्षा आर्थिक सुरक्षा है, लेकिन यहाँ पर देश को 2 धड़ों में बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया कि उन्हें लगा कि इस देश में अगर युवाओं के हाथों में किताब और कलम रहेंगे, रोजगार का साधन रहेगा, तो इस देश में उनकी सत्ता कभी नहीं आ सकती। तो क्या लगता है कि राजनीति का स्तर पूरी तरीके से बदल चुका है? पहले लोग देश सेवा के लिए काम करते थे, अलग राजनीति होते थे, अब धर्म की राजनीति हो रही है। नहीं, धर्म की राजनीति लोग कर रहे हैं। कांग्रेस आज भी, आज देखिए, आज आप देखने को आपको मिलेगा कि आज का जो नया पीढ़ी है, अब वो धीरे धीरे इस माहौल से दूर होते जा रही है। काफी हुआ, 1989 से ये लोग चला रहे हैं, अब मुद्दे खत्म हो गए इनके पास धर्म को। तो अब धार्मिक मुद्दे खत्म हो रहे हैं, तब सांप्रदायिकता की ओर जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तो कहीं झारखंड में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जिस मुद्दे पर चुनाव हारे, उसी मुद्दे को फिर से लेके आ रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये डेमोक्रेसी चेंज हो रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। हम लोग कहते हैं कि डेमोग्राफी नहीं चेंज हो रही, यहाँ तो हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी चेंज हो गया है, यहाँ पर तानाशाही लागू हो गई है। तो अब वो उससे विमुख हो रहे हैं। उनका पहला लक्ष्य है जो 18 से 25 कहिए, 25 से 35 कहिए, ये लोग समझ गए हैं अपने आसपास के देशों को देख करके, भूटान में क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। समझ गए हैं कि अगर हम धर्म के आधार पर देश में कोई भी काम करेंगे तो देश में कुछ नहीं बचेगा, तो हम भी नहीं बचेंगे। अच्छा, 2 छोटा सवाल है। पहला सवाल ये है कि आपके नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं सभी मंचों से, उन्होंने पैदल मार्च भी किया कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, एक लाल किताब लेके चल रहे हैं। लोग उसे लाल किताब कहते हैं, जबकि हम पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी के हाथों में संविधान का किताब होती है। उन्होंने कहा कि संविधान देश के लिए अब खतरा बनते जा रहा है, जिस तरह से राजनीति विपक्ष के लोग कर रहे हैं या फिर केंद्र में जो सत्ता में काबिज जो लोग कर रहे हैं। संविधान उनके लिए खतरा बनते जा रहा है जो संविधान को नहीं मानते हैं। भारत के संविधान पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने कभी भरोसा नहीं किया। आजादी के बाद भी कभी 52 वर्षों तक अपने मुख्यालय में आरएसएस ने झंडा नहीं फहराया। भगवे को, भगवा रंग को वो कहते थे कि भगवा को भारत का राष्ट्रीय झंडा बनाया जाए, लेकिन ऐसे लोगों को जनता ने हमेशा नकारा है। आरएसएस हाशिए पर चली गई थी। यही सांप्रदायिकता की राजनीति के बाद आरएसएस पिछले कुछ वर्षों से फिर से सर उठा रही है। सरदार पटेल को भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मानते हैं कि वो अच्छे व्यक्ति थे। तो सरदार पटेल जी ही ने अपने कार्यकाल में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। इस देश में कोई अगर कहता है कि गांधी जी ही इस देश को आज़ादी दिलाने में प्रमुख भूमिका निभाए हैं, और उनका भी आलोचक अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ही हैं। क्या यही कारण है कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि गोडसे के मानने वाले बीजेपी के लोग हैं? नहीं, गोडसे को मानने वाले, गोडसे की विचारधारा से पूरी तरह से परिपूर्ण है।
उनकी गोडसे की विचारधारा से वो पूरा नहाए हुए हैं और उसको वो उसकी गोडसे की विचारधारा को गंगा जल की तरह पवित्र मानते हैं। सावरकर की विचारधारा को गंगा जल की तरह पवित्र मानते हैं। हम तो आज भी पूछते हैं, 70 सालों तक हमने क्या किया ये हम नहीं पूछते हैं। हमारा तो 140 वर्षों का इतिहास है, पूरी दुनिया देख रही है। आप तो बताइए कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आपके कितने लोगों ने हिस्सा लिया। हिंदू महासभा चलाते थे, कितने नाम बदले आपने। अंतिम नाम लगता है कि भारतीय जनता पार्टी है, वो भी आज नहीं तो कल मिट जाएगा। जब जब ये मिटने की कगार पर आए हैं तब तब इन्होंने अपना नाम बदला और झंडा बदला है। देख लीजिए इतिहास इनका उठाकर, नेता वही है, पार्टी का नाम बदला, झंडे का नाम रंग बदला है। तो ये इनकी असलियत है। हमारी पार्टी भी वही है और हमारे झंडे का रंग भी वही है। ऊपर देखिए आज भी तिरंगा है और इसमें चरखा है। न तो हमारी पार्टी का नाम बदला है, न तो झंडे का रंग बदला है। इनकी पार्टी का नाम बदलते रहा और झंडे का रंग बदलते रहा है। और तो इंडिया अलायंस किए हैं। नहीं, हम पार्टी की बात कर रहे हैं, अलायंस अलग बात है। हम पार्टी की बात कर रहे हैं। पार्टी का नाम भी वही है, झंडा भी वही है 140 सालों से। इनकी पार्टी का ना तो नाम का पता ना झंडे का पता। अब कल कौन सा नाम रहेगा, कल कौन सा झंडा रहेगा, कुछ पता नहीं है। तो इसी तरह से ये लोग भी बदलते रहते हैं समय समय के अनुसार। कभी धर्म की बात करेंगे, कभी इनके मोदी जी चले जाएंगे चर्च में, कभी चले जाएंगे मदरसे में, कभी चले जाएंगे कहीं और। तो ये इनका चोला है बदलते रहना। हमारा एक चोला है लोकतंत्र की रक्षा, धर्मनिरपेक्षता की रक्षा। हम उसी चोले को हमेशा से धारण किए हुए हैं और आज भी करते रहेंगे। हिंसा हमें पसंद नहीं है, हिंसा के ये पुजारी है क्योंकि ये गोडसे की विचारधारा को मानते हैं। हम गांधी के पुजारी हैं, इसलिए हम अहिंसा के पुजारी हैं। आखिरी सवाल ये है कि 2014 के बाद लगातार केंद्र के शासन में बीजेपी काबिज है। राहुल गांधी जी जो आपके नेता हैं लगातार मेहनत कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं देश में सत्ता परिवर्तन हो और कांग्रेस की सरकार बने। इस प्रयास को कब तक सफल होते हुए आप देखते हैं? क्या आने वाला समय में जब 2029 में चुनाव होगा कांग्रेस और फिर से सत्ता में वापस आएगी? देखिए, मैं एक लाइन में आपको कंक्लूड कर दूं, कांग्रेस का लक्ष्य कभी भी सत्ता परिवर्तन नहीं होता है। व्यवस्था अगर खराब होती है तो व्यवस्था परिवर्तन कांग्रेस का लक्ष्य है। और अभी जो व्यवस्था चल रही है, एकात्मवाद की व्यवस्था चल रही है, एक व्यक्ति की व्यवस्था चल रही है। ये उनके कैबिनेट की जीत के आएंगे तभी ना व्यवस्था बदलेगी। नहीं, यही तो लोगों को अगर ये भरोसा हो जाएगा कि अभी जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है वो गलत है, हमें इस व्यवस्था को परिवर्तन करना है, तो इसके लिए इस पार्टी को बदलना होगा, इस दल को देश की राजनीति से हटाना होगा। हम आएंगे तो व्यवस्था बदलेगी। इसीलिए हमने कभी सत्ता जनता से नहीं मांगा, हम व्यवस्था मांगते हैं। जनता के लिए जो कानून है, अगर आप उस कानून को बदल रहे हैं, उस जनता को उसके अधिकार से छीन रहे हैं, तो ये गलत है। हमने जनता को सूचना का अधिकार दिया, हमने मनरेगा दिया, हमने खाद्य सुरक्षा कानून दिया, योजना नहीं दी, कानून। ध्यान रखे, ये योजना लाते हैं, हम कानून लाते हैं कि आपको अगर भोजन चाहिए तो वो आपका अधिकार है, वो कानून है। कानून के अंतर्गत आपको वो अधिकार मिलेगा। आपको काम चाहिए, वो कानून है, वो आपको भारत सरकार से मांगने का कानून है कि कानून के अंतर्गत भारत सरकार को उपलब्ध कराना है। हम हर चीज में कानून देते हैं कि वो आपका अधिकार बन जाए। 29 बार एकदम निश्चित रूप से आएंगे। और हमें तो यहाँ से भी लोग सत्ता में से हटा रहे थे, हमारे महागठबंधन सरकार को। देखिए जो मुद्दे लेकर आए, यहाँ धार्मिक मुद्दे चले, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण चला क्या? उनका नहीं चला, इसलिए कि जनता जानती है। बीच में तो ये भी हवा चला कि सीएम दिल्ली गए हैं तो कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन हो सकता है। ये लोग का काम है यही हवा उड़ाना। ये लोग सच्चाई पर आज तक सत्ता बनाए कब है? हवा उड़ा के ही सत्ता बना है, चोरी करके ही सत्ता बना है। महाराष्ट्र का उदाहरण देखिए, चाहे और कहीं का भी उदाहरण देख लीजिए। तो ये तो जग जाहिर है। ये रात में शपथ दिलाते हैं राजभवन को जगा के, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ऐसा नहीं करती है, खुलेआम जनता के सपोर्ट से जहां भी सत्ता मिलेगी, जनता के सपोर्ट से, समर्थन से और पूर्ण बहुमत के साथ आते हैं हम। निश्चित तौर पे 140 सालों का सफर का गाथा हम आपको सुना रहे थे प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति के द्वारा। देखिए किस तरह से यहाँ पे कांग्रेस के तमाम वो चेहरे, बड़े नेता जिनकी यहाँ पे तस्वीर आज लगाई गई है। देखिए सबसे पहले अगर हम तस्वीर दिखाते हैं तो यहाँ पे देखिए किस तरह से नीलांबर पीतांबर, फूलो झानो, बिरसा मुंडा, तमाम तस्वीरें यहाँ पे देखिए किस तरह से यहाँ पे नारायण मोरारजी, भगवान बिरसा मुंडा, सुभाष चंद्र बोस, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, डॉक्टर सोलंबी राधाकृष्णन पूर्व प्रधानमंत्री, देखिए पंडित नेहरू पूर्व प्रधानमंत्री, देखिए कांग्रेस के सबसे बड़े आत्मा कहे जाने वाले पंडित
माफ कीजिएगा, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, तमाम ऐसे चेहरे हैं, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, तमाम ऐसे चेहरे हैं जो यहाँ पे रखे गए। जय गुरु, शहीद मंगल पांडे, शेख भिखारी, तमाम वो चेहरे। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरह से 140 सालों का सफर कांग्रेस ने तय किया है, सबसे देश के सबसे पुरानी पार्टी होने का आज ये जश्न मना रहा है। और आपने सुना किस तरह से 1885 से लेकर के 2025 तक की कहानी हमने आपको सुनाने का काम किया है। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।